कभी आपने ये महसूस किया है कि पैसा आपकी जिंदगी का सबसे ज्यादा सोचा जाने वाला विषय है, लेकिन सबसे कम समझा गया विषय भी वही है? आप दिन में कई बार पैसों के बारे में सोचते हैं, कभी चिंता के रूप में, कभी उम्मीद के रूप में और कभी एक ऐसे डर के रूप में जिसे आप शब्दों में भी ठीक से नहीं बता पाते। आपने मेहनत की है, आपने सैक्रिफाइसेस किए हैं, आपने खुद से वादे भी किए हैं कि अब सब ठीक कर लूंगा, फिर भी न जाने क्यों पैसा आते हुए भी हाथ से फिसल जाता है। और सबसे कंफ्यूजिंग बात यह नहीं है कि पैसा कम क्यों है, सबसे कंफ्यूजिंग बात यह है कि आपसे कम कमाने वाले कुछ लोग ज्यादा शांत क्यों दिखते हैं और आप ज्यादा सोचते हुए भी ज्यादा परेशान क्यों रहते हैं। शायद समस्या पैसे की मात्रा नहीं है, शायद समस्या पैसे के साथ आपके रिश्ते की है। आपने कभी गौर किया है, दो लोग एक जैसी इनकम कमाते हैं, लेकिन एक की जिंदगी स्टेबल लगती है और दूसरा हमेशा प्रेशर में रहता है। एक फ्यूचर के बारे में कॉन्फिडेंट होता है और दूसरा हर महीने के एंड से डरता है। अगर पैसा सिर्फ नंबर्स होता तो ये फर्क नहीं होना चाहिए था, लेकिन फर्क है और बहुत गहरा फर्क है, क्योंकि पैसा मैथ्स नहीं है, पैसा मेमोरी है, पैसा इमोशन है, पैसा फियर है, पैसा ईगो है और कई बार पैसा वो कहानी है जो आप खुद को रोज सुनाते हैं। आपको शायद ये भी लगा होगा कि अगर मैं थोड़ा और कमा लूं तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने बहुत ज्यादा पैसा कमाया उनमें से कई लोगों की जिंदगी ज्यादा उलझ गई, और जिनके पास सीमित साधन थे उनमें से कई लोग सरप्राइजिंगली कंटेंट थे। तो सवाल पैसा कमाने का नहीं है, सवाल पैसा संभालने का है, और उससे भी बड़ा सवाल है पैसे के बारे में सोचने का। आपने शायद यह भी महसूस किया होगा कि आप सही फैसले जानते हुए भी गलत फाइनेंशियल डिसीजन ले लेते हैं। आप जानते हैं कि बचत जरूरी है, फिर भी खर्च हो जाता है। आप जानते हैं कि कंपैरिजन बेकार है, फिर भी मन करता है। आप जानते हैं कि पेशेंस पावर है, फिर भी जल्दी रिजल्ट चाहिए। ये इंटेलिजेंस की कमी नहीं है, ये कैरेक्टर की कमजोरी नहीं है, ये साइकोलॉजी का खेल है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि दुनिया ने आपको सिखाया कि पैसा कैसे कमाया जाता है, लेकिन ये नहीं सिखाया कि पैसे के साथ कैसे जिया जाता है। अगर आपने इस ऑडियो बुक को नहीं सुना तो जिंदगी शायद वैसे ही चलती रहेगी, काम, चिंता, कंपैरिजन और फ्यूचर को लेकर एक हल्का सा डर। लेकिन अगर आपने इसे ध्यान से सुना और जो समझ आए उसे धीरे धीरे अपनाया, तो हो सकता है आप अमीर न बने, लेकिन आप जरूर पीसफुल बन सकते हैं। और कई बार पीस ही असली वेल्थ होती है। ये ऑडियो बुक आपको ये नहीं सिखाएगी कि एक महीने में पैसा कैसे दोगुना करें, ये आपको ये सिखाएगी कि आप पैसे के बारे में ऐसे कैसे सोचें कि जिंदगी हल्की लगने लगे। क्योंकि जब थिंकिंग बदलती है तो बिहेवियर बदलता है, और जब बिहेवियर बदलता है तो रिजल्ट अपने आप बदलने लगते हैं। अगर आपने कभी ये महसूस किया है कि मेरी फाइनेंशियल लाइफ कंट्रोल में नहीं है, तो शायद ये ऑडियो बुक आपके लिए ही है। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट पर्वत सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट आजादी ऑडियो बुक चैनल। तो चलिए बिना समय गवाए इस किताब की असली यात्रा शुरू करते हैं, चैप्टर 1 से। चैप्टर 1, हर इंसान पैसे को अलग नजर से क्यों देखता है। आपने कभी ये सवाल खुद से पूछा है कि एक ही शहर में, एक ही दौर में, लगभग एक जैसी आमदनी के बावजूद लोगों की पैसों को लेकर सोच इतनी अलग क्यों होती है? क्यों कोई व्यक्ति थोड़े पैसों में भी संतुलित महसूस करता है और कोई ज्यादा कमाकर भी हर समय बेचैन रहता है? अगर पैसा सिर्फ गणित होता तो ये फर्क नहीं होना चाहिए था, लेकिन फर्क है, और यही फर्क इस पूरी ऑडियो बुक की जड़ है। सच ये है कि पैसा कभी भी सिर्फ नंबर्स नहीं रहा। पैसा आपकी यादों से बनता है, आपके अनुभवों से। आपने बचपन में जो देखा, घर में पैसों को लेकर जो बातें सुनी, जो डर महसूस किए और जो उम्मीदें पाली, पैसा उन सब का मिला जुला रूप है।
आप शायद ये मानते हो कि आप आज जो फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं वो आपकी समझ, आपकी जानकारी और आपकी इंटेलिजेंस पर आधारित है। लेकिन ज्यादातर फैसले उस वर्जन ऑफ यू से आते हैं जो बहुत पहले कहीं अंदर बन चुका था। हो सकता है आपने बचपन में देखा हो कि पैसे की हमेशा कमी रहती थी, बिल भरने को लेकर तनाव रहता था, घर में पैसों पर बहस होती थी। तो आपके भीतर एक साइलेंट बिलीफ बैठ गया, पैसा कभी सुरक्षित नहीं होता। अब चाहे आपकी इनकम बढ़ जाए, आपका दिमाग अब भी लॉस से ज्यादा डरता है, ग्रोथ से कम भरोसा करता है। या हो सकता है आपने ऐसा बचपन देखा हो जहां पैसे की बात ओपनली नहीं होती थी, लेकिन स्टेटस बहुत मायने रखता था। दिखाना जरूरी था कि हम पीछे नहीं हैं। तो आपके लिए पैसा फ्रीडम नहीं, पहचान बन गया। अब आप खर्च इसलिए नहीं करते कि जरूरत है, बल्कि इसलिए कि दूसरों की नजर में आप कम न लगे। ये गलत नहीं है, ये बस ह्यूमन है। यही वजह है कि दो लोग एक ही इन्वेस्टमेंट देखते हैं, एक को अपॉर्चुनिटी दिखती है, दूसरे को खतरा। दो लोग एक ही लॉस झेलते हैं, एक सीख लेकर आगे बढ़ जाता है, दूसरा हमेशा के लिए डर जाता है। क्यों? क्योंकि पैसा फैक्ट से नहीं, फीलिंग्स से जुड़ा होता है। आप ये भी महसूस कर सकते हैं कि कभी कभी आप ऐसे फैसले लेते हैं जिन्हें बाद में आप खुद समझा नहीं पाते। आप जानते हैं कि सेविंग जरूरी है, फिर भी महीने के आखिर में खाते में कुछ नहीं बचता। आप जानते हैं कि कंपैरिजन आपको परेशान करता है, फिर भी आप दूसरों की लाइफस्टाइल देखना बंद नहीं कर पाते। आप जानते हैं कि लॉन्ग टर्म सोच सही है, फिर भी शॉर्ट टर्म कंफर्ट जीत जाता है। ये इसलिए नहीं होता कि आप वीक हैं, ये इसलिए होता है क्योंकि पैसा लॉजिक से नहीं, इमोशन से ऑपरेट करता है, और इमोशन हमेशा प्रेजेंट में जीता है, फ्यूचर में नहीं। एक बहुत गहरी सच्चाई यह है कि आपका फाइनेंशियल बिहेवियर आपकी पर्सनालिटी का एक्सटेंशन होता है। जो इंसान जिंदगी में अनसर्टेनिटी से डरता है, वो पैसे में भी सर्टेनिटी ढूंढता है। जो इंसान कंट्रोल पसंद करता है, वो रिस्क से दूर रहता है। जो इंसान वैलिडेशन चाहता है, वो दिखने वाली सक्सेस पर खर्च करता है। और जो इंसान फ्रीडम चाहता है, वो दिखावे से दूर रहता है। इनमें से कोई भी सही या गलत नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब आप ये मान लेते हैं कि आपका तरीका ही यूनिवर्सल ट्रूथ है। यहीं से कंपैरिजन पैदा होता है, यहीं से जजमेंट शुरू होता है, और यहीं से डिसैटिस्फैक्शन जन्म लेता है। आप किसी और की फाइनेंशियल सक्सेस देखकर खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं, बिना ये समझे कि उसकी जर्नी, उसका बैकग्राउंड, उसकी रिस्क्स आपसे बिल्कुल अलग रहे हैं। आप केवल आउटकम देख रहे होते हैं, प्रोसेस नहीं। और ये कंपैरिजन धीरे धीरे आपकी सोच को पॉइजन करता है। आप या तो जरूरत से ज्यादा रिस्क लेने लगते हैं, या फिर जरूरत से ज्यादा कॉन्जर्वेटिव हो जाते हैं। दोनों ही स्थितियों में आप अपनी नेचुरल साइकोलॉजी के खिलाफ जाते हैं। इस ऑडियो बुक का एक बहुत बड़ा उद्देश्य यही है कि आप खुद को ठीक करना बंद करें और खुद को समझना शुरू करें, क्योंकि पैसा संभालने से पहले आपको खुद को संभालना होता है। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि आप पैसे को एक खास नजर से देखते हैं क्योंकि आपकी जिंदगी ने आपको वैसा बनाया है, तो गिल्ट कम होने लगता है। और जहां गिल्ट कम होता है, वही क्लैरिटी पैदा होती है। आप ये समझने लगते हैं कि हर फाइनेंशियल डिसीजन परफेक्ट होना जरूरी नहीं, उसे बस आपके लिए सही होना चाहिए। आपका लक्ष्य सबसे ज्यादा पैसा कमाना नहीं है, आपका लक्ष्य ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम बनाना है जिसमें आप चैन से सांस ले सकें। और यह तभी संभव है जब आप अपने पैसे के साथ ईमानदार रिश्ता बनाते हैं। इस चैप्टर के बाद आप शायद पहली बार यह महसूस करेंगे कि मेरे पैसे के फैसले गलत नहीं थे, वे बस मेरी कहानी से निकले हुए थे। और यही रियलाइजेशन इस पूरी ऑडियो बुक की नींव है, क्योंकि जब आप अपनी कहानी समझ जाते हैं, तब आप उसे बदल भी सकते हैं। चैप्टर 2,
लक और रिस्क जो दिखता नहीं वही गेम बदल देता है। आपने कभी किसी की सक्सेस देखकर यह सोचा है कि अगर मैं उसकी जगह होता तो शायद मैं भी वैसा ही कर लेता? और कभी किसी की फेलियर देखकर यह महसूस किया है कि इससे तो मैं बेहतर डिसीजन लेता? यह सोचना बहुत नेचुरल है, लेकिन यहीं पर हमारी समझ अक्सर धोखा खा जाती है, क्योंकि हम जो देखते हैं वो पूरी कहानी नहीं होती। आप जिस सक्सेस को देखते हैं उसमें मेहनत साफ दिखाई देती है, लेकिन लक दिखाई नहीं देता। और जिस फेलियर को आप जज करते हैं उसमें गलती दिखती है, लेकिन रिस्क दिखाई नहीं देता। पैसा सिर्फ एफर्ट का खेल नहीं है, पैसा टाइमिंग का भी खेल है, पैसा परिस्थितियों का भी खेल है, और कई बार पैसा उस चीज का खेल है जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। मान लीजिए 2 लोग एक ही समय पर एक ही स्किल सीखते हैं, दोनों मेहनत करते हैं, दोनों डिसिप्लिन रहते हैं, लेकिन एक को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, दूसरा थोड़ी देर से पहुंचता है। रिजल्ट एक सक्सेस स्टोरी बन जाता है, दूसरा एवरेज कहलाता है। अब सवाल यह नहीं है कि किसने ज्यादा मेहनत की, सवाल यह है कि किसके साथ टाइमिंग ने साथ दिया। लेकिन जब हम स्टोरी सुनते हैं तो हमें सिर्फ जीतने वाले की कहानी सुनाई जाती है, हारने वाले चुप रहते हैं या फिर उन्हें सुना ही नहीं जाता। और यही से हम अपने लिए अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं। आप खुद से कहने लगते हैं अगर उसने कर लिया तो मैं क्यों नहीं? लेकिन आप ये नहीं पूछते अगर उसने रिस्क लिया और हार गया होता तो क्या मैं उसकी कहानी सुन रहा होता? सच ये है कि हर बड़ी सक्सेस के पीछे कई इनविजिबल फैक्टर होते हैं। कभी सही समय पर सही व्यक्ति से मिल जाना, कभी मार्केट का अचानक फेवर में आ जाना, कभी कोई छोटी सी घटना पूरी दिशा बदल देना। इसे लक कहिए, इसे चांस कहिए या इसे रैंडमनेस कहिए, लेकिन इसे नकारा नहीं जा सकता। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। कई बार लोग सब कुछ सही करते हैं फिर भी हार जाते हैं, गलत टाइमिंग, गलत जगह या बस गलत दिन। लेकिन जब ऐसा होता है तो हम इसे बैड डिसीजन कह देते हैं। आप खुद के साथ भी यही करते हैं। जब आप सफल होते हैं तो आप कहते हैं मैं स्मार्ट हूं, और जब आप असफल होते हैं तो आप कहते हैं मैंने गलती कर दी। जबकि कई बार दोनों ही सिचुएशंस में आप वही इंसान थे। यही रीजन है कि मनी डिसीजंस में ह्यूमिलिटी इतनी जरूरी होती है। अगर आप अपनी सक्सेस को पूरी तरह अपने ईगो पर रख देते हैं तो अगली बार रिस्क लेने में आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। और अगर आप अपनी फेलियर को पूरी तरह अपनी स्टुपिडिटी मान लेते हैं तो आप जिंदगी भर के लिए डर के साथ जीने लगते हैं। दोनों ही डेंजरस है। आपको यह समझना होगा कि लक और रिस्क एक ही सिक्के के 2 पहलू है। जहां लक ने किसी को ऊपर उठाया है, वही रिस्क ने किसी को नीचे गिराया है। लेकिन बाहर से देखने वाला सिर्फ आउटकम देखता है, प्रोसेस नहीं। इसीलिए कंपैरिजन इतना अनफेयर होता है। आप किसी की नेट वर्थ देखते हैं, उसकी पीस नहीं देखते। आप किसी की लाइफस्टाइल देखते हैं, उसकी एंजाइटी नहीं देखते। आप किसी की फेलियर देखते हैं, उसकी कोशिशें नहीं देखते। और जब आप इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन से अपने डिसीजंस लेते हैं तो आप अननोइंगली अपने लिए गलत प्रेशर बना लेते हैं। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये नहीं है कि लक सब कुछ है, और ये भी नहीं है कि एफर्ट बेकार है। संदेश ये है कि आपको अपने डिसीजंस इस तरह लेने चाहिए कि अगर लक आपके फेवर में न भी आए तो भी आपकी लाइफ टूटे नहीं। यही डिफरेंस होता है स्मार्ट मनी बिहेवियर और रेकलेस मनी बिहेवियर में। जो लोग ये मान लेते हैं कि मेरी सक्सेस मेरी इंटेलिजेंस का प्रूफ है, वे अक्सर ज्यादा रिस्क लेने लगते हैं। और जो लोग ये मान लेते हैं कि मेरी फेलियर मेरी इनकैपेबिलिटी का प्रूफ है, वे जिंदगी भर अपॉर्चुनिटीज से दूर भागते हैं। लेकिन जो लोग ये समझ जाते हैं कि सक्सेस और फेलियर दोनों में लक और रिस्क का हाथ होता है, वे बैलेंस डिसीजंस लेते हैं। वे खुद को ना ज्यादा जीनियस मानते हैं, ना ज्यादा लूजर। वे बस सीखते रहते हैं। आपके लिए भी सबसे हेल्दी माइंडसेट यही है। जब कुछ अच्छा हो तो ग्रैटिट्यूड रखें, जब कुछ गलत हो तो लर्निंग रखें,
ईगो और गिल्ट दोनों से दूरी रखें। पैसे के मामले में ये बैलेंस आपको लंबे समय तक खेल में बनाए रखता है और फाइनेंस में सबसे बड़ा गोल यही होता है, खेल में बने रहना, एक दिन जीत जाना नहीं बल्कि लंबे समय तक टिके रहना। जब आप ये समझ लेते हैं तो आप दूसरों की सक्सेस से जलना बंद कर देते हैं और अपनी फेलियर से टूटना बंद कर देते हैं। आप अपनी जर्नी को अपनी स्पीड से जीने लगते हैं और यहीं से पैसे के साथ आपका रिश्ता ज्यादा मैच्योर बनना शुरू होता है। चैप्टर 3, कभी भी काफी क्यों महसूस नहीं होता। आपने कभी ये महसूस किया है कि जब आप किसी एक फाइनेंशियल गोल के बहुत करीब पहुंचते हैं तो खुशी बस कुछ ही पल टिकती है और फिर मन अगली चीज की तरफ भागने लगता है। जैसे ही थोड़ी राहत मिलती है, दिमाग कहता है कि अब इससे ज्यादा चाहिए, थोड़ा और चाहिए, और ये थोड़ा और कभी खत्म नहीं होता। आप सोचते हैं कि जब सैलरी बढ़ेगी तब सुकून मिलेगा, लेकिन सैलरी बढ़ते ही लाइफस्टाइल भी बढ़ जाती है। आप सोचते हैं कि जब ये लोन खत्म होगा तब चैन आएगा, लेकिन लोन खत्म होते ही कोई नया टारगेट खड़ा हो जाता है और धीरे धीरे आप ये भूल जाते हैं कि आपने शुरुआत किस लिए की थी। समस्या ये नहीं है कि आप ज्यादा चाहते हैं, समस्या ये है कि आपने कभी कॉन्शियसली ये तय नहीं किया कि आपके लिए काफी का मतलब क्या है। दुनिया ने आपको सिखाया कि आगे बढ़ते रहो, लेकिन ये नहीं सिखाया कि कब रुकना है, और यहीं से एक बहुत खामोश दौड़ शुरू हो जाती है जिसमें आप भाग तो रहे होते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि मंजिल कहाँ है। आप दूसरों को देखकर अपनी स्पीड तय करने लगते हैं। किसी के पास बड़ी गाड़ी दिखी तो मन बेचैन, किसी का बड़ा घर दिखा तो अपने घर से डिसैटिस्फैक्शन, और सबसे अजीब बात यह है कि यह कंपैरिजन आपको तब भी परेशान करता है जब आपकी बेसिक जरूरतें पूरी हो चुकी होती हैं, क्योंकि अब सवाल सर्वाइवल का नहीं रहता, सवाल स्टेटस का बन जाता है। और स्टेटस की कोई सीलिंग नहीं होती, कोई भी लेवल ऐसा नहीं जहां दिमाग ये कह दे कि बस अब इनफ है। यही रीजन है कि कई बार बहुत ज्यादा पैसा होने के बाद भी लोगों को शांति नहीं मिलती, क्योंकि उनका बेंचमार्क लगातार ऊपर खिसकता रहता है। आप ये भी महसूस कर सकते हैं कि जैसे जैसे आपके पास ऑप्शंस बढ़ते हैं वैसे वैसे डर भी बढ़ता है। डर कि कहीं आप पीछे न रह जाए, डर कि कहीं आपने गलत लेवल पर सेटल तो नहीं कर लिया, और ये डर आपको उन चीजों की तरफ धकेलता है जो आपको असल में चाहिए ही नहीं थी। आप स्पेंड इसलिए नहीं करते कि आपको खुशी मिले, आप स्पेंड इसलिए करते हैं कि आपको इनसिक्योरिटी से राहत मिले, और ये राहत बहुत टेम्पररी होती है, कुछ दिनों में खत्म हो जाती है, फिर वही बेचैनी लौट आती है। इस चैप्टर की सबसे गहरी सच्चाई यही है कि काफी एक नंबर नहीं है, काफी एक फीलिंग है, और ये फीलिंग बाहर से नहीं आती, ये अंदर से तय होती है। जब तक आप ये डिसाइड नहीं करते कि आपके लिए इनफ क्या है, तब तक कोई भी अमाउंट आपको संतुष्ट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि एम्बिशन गलत है, एम्बिशन बहुत जरूरी है, लेकिन एम्बिशन और ग्रीड में फर्क है। एम्बिशन आपको आगे बढ़ाता है, ग्रीड आपको कभी रुकने नहीं देता। एम्बिशन डायरेक्शन देता है, ग्रीड डिस्ट्रैक्शन बन जाता है। जब आप अपने लिए एक क्लियर इनफ तय कर लेते हैं तो पैसा आपको कंट्रोल करना बंद कर देता है और आप पैसे को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। आप चॉइसेस फेयर से नहीं, क्लैरिटी से लेने लगते हैं। आप ये समझने लगते हैं कि हर अपग्रेड प्रोग्रेस नहीं होता और हर सिंप्लिसिटी पीछे जाना नहीं होती। कई बार सबसे बड़ा अपग्रेड यही होता है कि आपकी जिंदगी हल्की हो जाए, आपका मन शांत हो जाए और आप अपने आज को एंजॉय कर सके बिना ये सोचे कि कल क्या छूट रहा है। जब आप काफी को पहचान लेते हैं तब कंपैरिजन की आग धीमी पड़ जाती है। तब आप दूसरों की सक्सेस को देखकर जलने के बजाय सीख सकते हैं। तब आप अपनी जर्नी को अपनी स्पीड से जी सकते हैं और शायद पहली बार आपको ये एहसास होगा कि पैसा कमाने का असली मकसद और पैसा चेस करने में फर्क होता है। और यही एहसास आपको उस दौर से बाहर निकालता है जिसमें ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी थक कर गिर जाते हैं। चैप्टर 4, कंपाउंडिंग सिर्फ पैसा नहीं, हैबिट्स भी बढ़ाता है। आपने शायद कंपाउंडिंग का नाम सुना होगा और यह भी सुना होगा कि यही पैसा बढ़ने का सबसे पावरफुल तरीका है। लेकिन सच ये है कि कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है। यह आपकी हर छोटी आदत, हर छोटा डिसीजन और हर रोज के बिहेवियर पर चुपचाप काम करता है।
और यही वजह है कि ज्यादातर लोग इसकी ताकत को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि कंपाउंडिंग कभी शोर नहीं करता। ये न तो एक्साइटमेंट देता है, न इंस्टेंट रिवॉर्ड। ये बस क्वाइटली समय के साथ असर दिखाता है। और समस्या ये है कि इंसान का दिमाग इमीडिएट रिजल्ट के लिए बना होता है। आप आज कुछ करें और आज ही उसका असर देखें, यही आपको मोटिवेटिंग लगता है। लेकिन कंपाउंडिंग का नेचर इसके बिल्कुल उलट होता है। शुरू में ऐसा लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा। आप बचत शुरू करते हैं, फर्क नजर नहीं आता। आप डिसिप्लिन रखते हैं, कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं दिखता। आप पेशेंस रखते हैं और मन बार बार पूछता है कि इसका फायदा क्या है। और यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये एफर्ट बेकार जा रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि कंपाउंडिंग का जादू शुरुआती सालों में नहीं, बाद के सालों में दिखाई देता है। और जो लोग बीच में रुक जाते हैं, वे उस स्टेज तक कभी पहुंच ही नहीं पाते जहां फर्क दिखता है। यही बात आपकी हैबिट्स पर भी लागू होती है। अगर आप हर दिन थोड़ा सा डिसिप्लिन रहते हैं, हर दिन थोड़ा सा माइंडफुल डिसीजन लेते हैं, तो उसका असर पहले आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन समय के साथ वही छोटी हैबिट्स आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। और आइडेंटिटी बनने के बाद एफर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप वही करने लगते हैं जो आप बन चुके होते हैं। यही रीजन है कि कुछ लोग नेचुरली मनी संभाल लेते हैं और कुछ लोग बार बार स्ट्रगल करते हैं। फर्क इंटेलिजेंस का नहीं होता, फर्क कंपाउंडेड बिहेवियर का होता है। आप आज जो छोटे फाइनेंशियल चॉइसेस ले रहे हैं, वे आज आपकी लाइफ नहीं बदलेंगे, लेकिन वे ये तय कर रहे हैं कि 5 या 10 साल बाद आप किस तरह का इंसान होंगे। और यही सोच ज्यादातर लोगों को अनकंफर्टेबल करती है, क्योंकि उन्हें फास्ट ग्रोथ चाहिए, ओवरनाइट सक्सेस चाहिए, और पेशेंस उन्हें वीकनेस लगती है। जबकि सच ये है कि पेशेंस स्ट्रेंथ होती है। पेशेंस आपको इमोशनल मिस्टेक से बचाती है। इम्पेशेंस आपको ऐसे डिसीजंस लेने पर मजबूर करती है जिनका पछतावा बाद में होता है। कंपाउंडिंग आपको ये सिखाता है कि इंटेंसिटी से ज्यादा कंसिस्टेंसी जरूरी है। एक बार बहुत ज्यादा बचत कर लेना उतना पावरफुल नहीं होता जितना हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करना। एक बार बहुत बड़ा रिस्क लेना उतना यूजफुल नहीं होता जितना लंबे समय तक गेम में टिके रहना। और यही लॉजिक आपकी मेंटल हैबिट्स पर भी लागू होता है। अगर आप हर दिन थोड़ी देर अपने खर्चों को कॉन्शियसली देखते हैं, अगर आप हर दिन थोड़ी देर फ्यूचर के बारे में कामली सोचते हैं, तो धीरे धीरे डर कम होने लगता है, एंजाइटी सॉफ्टन होने लगती है और कॉन्फिडेंस नेचुरल बन जाता है। कंपाउंडिंग का सबसे अंडररेटेड इफेक्ट यही है कि ये आपको बोरिंग बना देता है, लेकिन यही बॉर्डम लॉन्ग टर्म सक्सेस की पहचान होती है। ड्रामेटिक लोग हेडलाइंस बनाते हैं, डिसिप्लिन्ड लोग वेल्थ बनाते हैं, और वेल्थ यहां सिर्फ पैसों की नहीं, पीस की भी होती है। जब आप कंपाउंडिंग को समझ लेते हैं, तो आप जल्दी अमीर बनने की जगह लंबे समय तक स्टेबल रहने की सोचते हैं। आप शॉर्टकट ढूंढना बंद कर देते हैं और सिस्टम बनाने लगते हैं। और सिस्टम बन जाने के बाद आपको हर रोज मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सिस्टम आपको अपने आप सही दिशा में धकेलता रहता है। और शायद यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है कि आपकी जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन आपकी जिंदगी हर दिन बनती जरूर है। बस शर्त यह है कि आप इतने धैर्यवान हो कि उस बदलाव को समय दे सकें। चैप्टर 5, रिच दिखना और रिच होना दोनों अलग चीजें हैं। आपने कभी गौर किया होगा कि जिन लोगों की लाइफस्टाइल सबसे ज्यादा दिखाई देती है, वे अक्सर पैसों को लेकर सबसे ज्यादा दबाव में रहते हैं, और जिन लोगों की फाइनेंशियल स्थिति सबसे मजबूत होती है, वे अक्सर बाहर से साधारण दिखाई देते हैं। इसका कारण बहुत सीधा है। रिच दिखना और रिच होना दो बिल्कुल अलग रास्ते हैं। रिच दिखने का मतलब होता है कि आप अपनी सफलता को दूसरों की आंखों में साबित करना चाहते हैं, और रिच होने का मतलब होता है कि आपको किसी को कुछ साबित करने की जरूरत ही नहीं रहती। रिच दिखने में खर्च होता है, रिच होने में बचत होती है। रिच दिखने में अटेंशन मिलती है, रिच होने में फ्रीडम मिलती है। लेकिन अटेंशन तुरंत दिखती है और फ्रीडम धीरे धीरे बनती है। इसलिए ज्यादातर लोग पहले वाले रास्ते पर चल पड़ते हैं, क्योंकि इंसान नेचुरली उस चीज की तरफ आकर्षित होता है जो दिखती है। इनविजिबल चीजों पर भरोसा करना मुश्किल होता है। आपने शायद ऐसे लोगों को देखा होगा
जिनकी गाड़ी बड़ी है, कपड़े महंगे हैं, लाइफस्टाइल ग्लैमरस है, लेकिन उनके पास इमरजेंसी के लिए पैसा नहीं होता। एक छोटा सा झटका उनकी पूरी व्यवस्था हिला देता है। और इसके उलट भी आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो दिखने में बहुत साधारण हैं, लेकिन उनके पास चॉइसेस होती हैं। वे जॉब छोड़ सकते हैं, वे स्ट्रेस से दूर रह सकते हैं, वे समय को खरीद सकते हैं। फर्क इस बात का नहीं है कि कौन ज्यादा कमाता है, फर्क इस बात का है कि कौन ज्यादा कंट्रोल में है। स्टेटस आपको मोमेंटरी खुशी देता है, लेकिन कंट्रोल आपको लंबे समय की शांति देता है। और यही वजह है कि स्टेटस की भूख कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि हमेशा कोई न कोई आपसे आगे दिखता रहेगा। और आप अगर उसी खेल में फंसे रहे तो आपकी जिंदगी लगातार कंपैरिजन और खर्च के चक्र में घूमती रहेगी। रिच दिखने का एक हिडन कॉस्ट ये भी है कि ये आपको फाइनेंशियल प्राइवेसी से दूर कर देता है। जब आप सब कुछ दिखाते हैं तो आप खुद पर प्रेशर बना लेते हैं कि उस इमेज को मेंटेन करना है, और इमेज मेंटेन करना बहुत महंगा होता है। रिच होने वाले लोग अक्सर साइलेंट होते हैं। वे अपनी वेल्थ को एडवर्टाइज नहीं करते, क्योंकि उनकी सेटिस्फैक्शन बाहर से नहीं आती। वे जानते हैं कि असली वेल्थ वो है जो तब काम आती है जब कोई देख नहीं रहा होता, जब आप अकेले हों, जब आप स्ट्रेस्ड हों, जब जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल हो जाए। उस समय फ्लैशी चीजें नहीं, स्टेबिलिटी काम आती है। और स्टेबिलिटी तभी बनती है जब आप कॉन्शियसली ये चुनते हैं कि आप किसके लिए खर्च कर रहे हैं। अगर आपका जवाब है दूसरों के लिए, तो आप रिच दिखने की राह पर हैं। और अगर जवाब है अपनी शांति के लिए, तो आप रिच होने की राह पर हैं। ये चैप्टर आपको खर्च बंद करने के लिए नहीं कहता, ये आपको सोच बदलने के लिए कहता है। खर्च करने से पहले ये पूछने के लिए कहता है कि ये खर्च मेरी लाइफ को हल्का करेगा या भारी, क्योंकि अंत में पैसा उसी काम आता है जो आपकी जिंदगी को सरल बनाता है, न कि उसे साबित करने की चीज बनाता है। चैप्टर 6, फ्रीडम का असली मतलब क्या है। आपने शायद फ्रीडम के बारे में सोचा होगा और आपके दिमाग में कोई ऐसी तस्वीर आई होगी जिसमें आप काम नहीं कर रहे, कहीं घूम रहे हैं या पूरी तरह फ्री हैं। लेकिन असली फ्रीडम अक्सर ऐसी ड्रामेटिक नहीं होती। असली फ्रीडम बहुत क्वाइट होती है। असली फ्रीडम वो होती है जब आप किसी गलत सिचुएशन में फंसे होने के बावजूद ये जानते हो कि आपके पास बाहर निकलने का ऑप्शन है। पैसा आपको लक्जरी से पहले ऑप्शन देता है, और यही ऑप्शन असली आजादी है। जब आपके पास सेविंग्स होती है तो आप हर चीज डर के कारण एक्सेप्ट नहीं करते, आप खराब ट्रीटमेंट टॉलरेट नहीं करते, आप हर अपॉर्चुनिटी को डेस्परेशन में नहीं पकड़ते। और यही वजह है कि इमरजेंसी फंड को बोरिंग लेकिन पावरफुल कहा जाता है, क्योंकि ये आपको रोज खुशी नहीं देता, लेकिन ये आपको हर दिन डर से बचाता है। फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि आप काम छोड़ दें। फ्रीडम का मतलब यह है कि आप काम को चुन सकें, आप समय को चुन सकें, आप लोगों को चुन सकें, और आप उन परिस्थितियों से बाहर निकल सकें जो आपको धीरे धीरे अंदर से तोड़ रही हों। बहुत से लोग ज्यादा पैसा इसलिए नहीं कमाना चाहते कि वे रिच बने, वे ज्यादा पैसा इसलिए कमाना चाहते हैं ताकि वे ट्रैप न रहें। लेकिन आयरनी यह है कि जब पैसा सिर्फ स्टेटस के लिए कमाया जाता है तो वही पैसा ट्रैप बन जाता है। आप लाइफस्टाइल के कैदी बन जाते हैं। आपकी फिक्स्ड एक्सपेंसेस इतनी बढ़ जाती है कि आप चाहकर भी पीछे नहीं हट सकते। और यही वजह है कि फ्रीडम अक्सर दिखती नहीं है, क्योंकि फ्रीडम दिखाने की चीज नहीं होती, फ्रीडम महसूस करने की चीज होती है। जब आपके पास थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो आपका मन शांत रहता है, आप डिसीजंस फेयर में नहीं लेते, आप लॉन्ग टर्म सोच पाते हैं, और ये मेंटल स्पेस बहुत वैल्यूबल होती है। फ्रीडम आपको ये नहीं सिखाती कि आप ज्यादा खर्च करें, फ्रीडम आपको ये सिखाती है कि आप सोच समझकर खर्च करें ताकि फ्यूचर का कंट्रोल आपके हाथ में रहे। जब आप पैसे को फ्रीडम के टूल की तरह देखने लगते हैं तो आपकी प्रायोरिटीज बदलने लगती है। आप फ्लैशी गोल्स की जगह फ्लेक्सिबल गोल्स बनाते हैं। आप ऐसी लाइफ डिजाइन करना शुरू करते हैं जिसमें आपकी एनर्जी बची रहे, क्योंकि अल्टीमेटली फ्रीडम का मतलब यही होता है कि आप अपनी जिंदगी को अपने टर्म्स पर जी सकें, न कि हर दिन किसी मजबूरी के आगे झुककर। चैप्टर 7, रीजनेबल होना ब्रिलियंट होने से बेहतर क्यों है। आपने शायद जिंदगी में कई बार यह महसूस किया होगा
कि सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट दिखने वाले फैसले ही हमेशा सबसे अच्छे साबित नहीं होते, खासकर पैसों के मामले में। क्योंकि पैसा उन लोगों को रिवॉर्ड नहीं करता जो सबसे ज्यादा स्मार्ट दिखते हैं। पैसा उन लोगों को रिवॉर्ड करता है जो सबसे लंबे समय तक गेम में टिके रहते हैं। और यहीं पर ब्रिलियंस और रीजनेबलनेस का फर्क सामने आता है। ब्रिलियंट होना मतलब ऐसे फैसले लेना जो सुनने में इंप्रेसिव लगे, जो दूसरों को यह महसूस कराएं कि आपने बहुत गहरी स्ट्रैटेजी अपनाई है। लेकिन रीजनेबल होना मतलब ऐसे फैसले लेना जिन्हें आप लंबे समय तक बिना स्ट्रेस के फॉलो कर सके। ज्यादातर फाइनेंशियल नुकसान स्टुपिडिटी से नहीं होते, वे ओवर कॉन्फिडेंस से होते हैं। जब आप ये मान लेते हैं कि आप मार्केट को समझ चुके हैं, कि आप रिस्क को परफेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं, कि इस बार कहानी अलग होगी, उसी पल डेंजर शुरू हो जाता है। क्योंकि रियलिटी यह है कि भविष्य हमेशा अनिश्चित रहता है और जो लोग इस अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं वही सेफ रहते हैं। रीजनेबल लोग ये नहीं मानते कि वे हर बार सही होंगे, वे ये मानते हैं कि वे कई बार गलत भी होंगे। और इसी सोच के कारण वे अपने फैसलों में मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखते हैं। वे ज्यादा उधार नहीं लेते, वे हर पैसा एक ही जगह नहीं लगाते, वे अपने जीवन को इस अजम्पशन पर नहीं बनाते कि सब कुछ प्लान के अनुसार ही होगा। ब्रिलियंस अक्सर फ्रेजाइल होती है, एक गलत अनुमान और पूरी स्ट्रैटेजी टूट जाती है, जबकि रीजनेबलनेस फ्लेक्सिबल होती है, वो झुक सकती है लेकिन टूटती नहीं। आप इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि ब्रिलियंट लोग जीतने पर फोकस करते हैं और रीजनेबल लोग हार से बचने पर, और पैसे के खेल में हार से बचना जीतने से ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि एक बड़ी गलती आपको हमेशा के लिए बाहर कर सकती है, जबकि एवरेज डिसीजंस आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहते हैं। जब आप रीजनेबल होते हैं तो आप रिटर्न्स के पीछे नहीं भागते, आप सस्टेनेबिलिटी के पीछे जाते हैं। आप एक्साइटमेंट की जगह पीस को चुनते हैं और यही पीस आपको इमोशनल मिस्टेक से बचाती है। रीजनेबलनेस आपको बोरिंग बना देती है, लेकिन यही बोर्डम आपको लॉन्ग टर्म फ्रीडम देती है। आप हेडलाइन नहीं बनाते, लेकिन आप स्टेबिलिटी बनाते हैं, और स्टेबिलिटी वो जमीन होती है जिस पर वेल्थ खड़ी होती है। इस चैप्टर का असली संदेश यही है कि आपको सबसे तेज नहीं बनना है, आपको सबसे चमकदार नहीं बनना है, आपको बस इतना रीजनेबल बनना है कि आप जिंदगी के हर मौसम में खुद को संभाल सके। क्योंकि अंत में पैसा उसी के पास टिकता है जो ईगो से नहीं, संतुलन से चलता है। चैप्टर 8, स्टोरीज जो आप खुद को रोज सुनाते हैं। आप शायद ये मानते हो कि आप पैसों के मामले में फैक्ट्स और लॉजिक से फैसले लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर फाइनेंशियल डिसीजंस फैक्ट से नहीं, उन कहानियों से बनते हैं जो आप अपने दिमाग में रोज चलाते हैं। आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से कुछ कंक्लूजन्स निकाल लेते हैं और फिर उन्हीं कंक्लूजन्स को फ्यूचर के लिए रूल बना लेते हैं। कभी किसी इन्वेस्टमेंट में नुकसान हुआ और आपने खुद से कह लिया कि ये सब मेरे बस का नहीं है। कभी किसी और को तेजी से आगे बढ़ते देखा और आपने मान लिया कि मैं पीछे रह गया हूं। और यही इंटरनल स्टोरीज आपके हर अगले डिसीजन को क्वाइटली शेप करने लगती है। आप बिना महसूस किए उन्हीं रास्तों से बचने लगते हैं जहां कभी दर्द हुआ था, और उन्हीं रास्तों की तरफ भागने लगते हैं जहां आपको वैलिडेशन मिला था। लेकिन कहानी यह है कि हर सिचुएशन अलग होती है, हर समय अलग होता है, और फिर भी आप पुरानी कहानियों को नए फैसलों पर लागू करते रहते हैं। यही वजह है कि पैसा अक्सर आपको पास्ट में फंसा देता है। आप फ्यूचर के लिए डिसीजन लेते हैं, लेकिन डर पास्ट का होता है, और जब डर डिसीजन लेता है तो रिजल्ट रेयरली संतुलित होता है। इस चैप्टर का एक सटल लेकिन पावरफुल मैसेज यह है कि आपको अपनी स्टोरीज को हटाने की जरूरत नहीं है, आपको बस उन्हें पहचानने की जरूरत है। जैसे ही आप ये देख लेते हैं कि अच्छा, ये डिसीजन मेरी उस पुरानी स्टोरी से आ रहा है, वैसे ही उसका इमोशनल ग्रिप ढीला पड़ने लगता है। आप स्टोरी को सुनते हैं लेकिन ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते, और यही अवेयरनेस आपको पावर देती है। आप अपनी आइडेंटिटी को मनी से अलग करना शुरू करते हैं। आप ये समझने लगते हैं कि कोई एक फाइनेंशियल रिजल्ट आपकी पूरी काबिलियत को डिफाइन नहीं करता, एक गलती आपकी पूरी कहानी नहीं होती। जब आप अपनी इंटरनल नैरेटिव्स को कॉन्शियसली देखना शुरू करते हैं तो आप उन्हें रिराइट भी कर सकते हैं।
आप खुद से कहना शुरू करते हैं कि मैं सीख रहा हूं, मैं इंप्रूव कर रहा हूं, मैं प्रोसेस में हूं। और ये नई कहानियां धीरे धीरे आपके बिहेवियर में उतरने लगती है। पैसा बाहर से कम या ज्यादा नहीं बदलता, लेकिन आपके अंदर की कहानी बदल जाती है। और जैसे ही कहानी बदलती है, रिएक्शन बदल जाता है। पैनिक की जगह पज़ आता है, इंपल्स की जगह इंटेंशन आता है। और यही छोटी छोटी शिफ्ट्स लंबे समय में बहुत बड़ा फर्क पैदा करती है, क्योंकि अंत में पैसा आपके हाथ में नहीं, आपके दिमाग में बसता है। और जो कहानी आप खुद को सुनाते हैं, वही आपकी फाइनेंशियल रियलिटी बनती जाती है। चैप्टर 9, वॉलेटिलिटी, स्ट्रेस और इमोशनल डिसिप्लिन। आपने जिंदगी में ये जरूर महसूस किया होगा कि जब सब कुछ स्मूथ चल रहा होता है, तब सही फैसले लेना आसान लगता है। लेकिन जैसे ही अनसर्टेनिटी आती है, जैसे ही मार्केट हिलता है, इनकम में इंस्टेबिलिटी दिखती है या फ्यूचर धुंधला लगने लगता है, वैसे ही इमोशंस स्टीयरिंग संभाल लेते हैं। और यहीं से ज्यादातर फाइनेंशियल मिस्टेक्स जन्म लेते हैं। वॉलेटिलिटी असल में कोई टेक्निकल शब्द नहीं है। वॉलेटिलिटी उस बेचैनी का नाम है जो आपको तब महसूस होती है जब चीजें आपके कंट्रोल से बाहर जाती हुई लगती है। और सच ये है कि वॉलेटिलिटी अनअवॉइडेबल है। चाहे आप इन्वेस्टमेंट की बात करें या लाइफ की, उतार चढ़ाव हमेशा रहेंगे। फर्क सिर्फ इतना होता है कि आप उन्हें कैसे हैंडल करते हैं। इमोशनल डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आप डर महसूस नहीं करेंगे। इमोशनल डिसिप्लिन का मतलब है कि आप डर को डिसीजन लेने नहीं देंगे। ज्यादातर लोग वॉलेटिलिटी को खतरे के रूप में देखते हैं, जबकि ये सिर्फ अनसर्टेनिटी का सिग्नल होता है। खतरा तब बनता है जब आप पैनिक में रिएक्ट करते हैं, जब आप शॉर्ट टर्म पेन से बचने के लिए लॉन्ग टर्म डैमेज कर लेते हैं, जैसे कि गलत समय पर सब कुछ बेच देना या डर के कारण अपॉर्चुनिटी से पूरी तरह दूर भाग जाना। इमोशनल डिसिप्लिन आपको यह सिखाता है कि हर अनकंफर्टेबल फीलिंग एक्शन मांगती नहीं है। कई बार सबसे अच्छा एक्शन यही होता है कि आप कुछ न करें। और ये कुछ न करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि दिमाग मूवमेंट में सेफ्टी ढूंढता है, लेकिन स्टेबिलिटी अक्सर पेशेंस में छुपी होती है। जब आप वॉलेटिलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो स्ट्रेस का लेवल अपने आप कम होने लगता है, क्योंकि तब आप सरप्राइज नहीं होते। आप जानते हैं कि अप्स और डाउन्स प्रोसेस का हिस्सा है, और यही एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट आपको ग्राउंडेड रखता है। डिसिप्लिन्ड लोग वॉलेटिलिटी को पर्सनल फेलियर नहीं मानते, वे इसे सिस्टम का नेचुरल बिहेवियर मानते हैं। वे जानते हैं कि हर गिरावट परमानेंट नहीं होती और हर उछाल गारंटी नहीं होता, इसलिए वे एक्सट्रीम्स में फैसले नहीं लेते, वे मिडिल ग्राउंड पर टिके रहते हैं। और यही मिडिल ग्राउंड उन्हें लंबे समय तक गेम में बनाए रखता है। इमोशनल डिसिप्लिन का एक और बड़ा पहलू यह है कि आप नॉइज और सिग्नल में फर्क करना सीखते हैं। हर हेडलाइन, हर रूमर, हर ओपिनियन एक्शन लेने लायक नहीं होता। ज्यादातर चीजें सिर्फ डिस्ट्रैक्शन होती हैं। और डिसिप्लिन्ड लोग अपनी एनर्जी वही खर्च करते हैं जहां उनका कंट्रोल होता है। वे फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं करते, वे प्रेजेंट बिहेवियर को मजबूत करते हैं। वे अपने खर्च, अपनी सेविंग, अपनी हैबिट्स पर ध्यान देते हैं, क्योंकि वही चीजें लॉन्ग टर्म में फर्क बनाती है। और शायद इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि स्ट्रेस से मुक्त फाइनेंशियल लाइफ का मतलब रिस्क फ्री लाइफ नहीं होता। उसका मतलब होता है इमोशनली प्रिपेयर्ड लाइफ, जहां आप अनसर्टेनिटी से लड़ते नहीं, उसके साथ चलना सीखते हैं। चैप्टर 10, मनी रूल्स जो टेक्स्ट बुक्स नहीं सिखाते। आपने शायद पैसों के बारे में बहुत सारी सलाह सुनी होगी, किताबों में, वीडियोज में, एक्सपर्ट से, लेकिन आपने ये भी महसूस किया होगा कि वही सलाह एक इंसान के लिए काम करती है और दूसरे के लिए नहीं। और यहीं से कंफ्यूजन पैदा होता है, क्योंकि टेक्स्ट बुक्स आपको फॉर्मूला सिखाते हैं, लेकिन वे आपकी जिंदगी का कॉन्टेक्स्ट नहीं जानते। वे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी इमोशनल कैपेसिटी, आपकी रिस्क टॉलरेंस और आपकी प्रायोरिटीज नहीं समझते। और इसलिए रियल लाइफ में पैसे को संभालने के लिए कुछ ऐसे रूल्स चाहिए होते हैं जो लिखे हुए नहीं मिलते, बल्कि एक्सपीरियंस से निकलते हैं। पहला रूल ये होता है कि आपके लिए जो काम करता है वही सही है, भले ही वो दूसरों को एवरेज लगे। अगर कोई स्ट्रैटेजी आपको रात में चैन से सोने नहीं देती, तो वो स्ट्रैटेजी कितनी भी स्मार्ट क्यों ना हो, आपके लिए गलत है। दूसरा रूल ये होता है कि कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज्यादा पावरफुल होती है।
आप परफेक्ट प्लान बनाकर उसे फॉलो न कर पाने से बेहतर है कि आप सिंपल प्लान बनाकर उसे सालों तक निभाएं। तीसरा रूल ये होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जिंदगी बदलेगी, इनकम बदलेगी, प्रायोरिटीज बदलेंगी, और जो सिस्टम चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता वो टूट जाता है। इसलिए रिजिड रूल्स की जगह अडेप्टेबल प्रिंसिपल्स ज्यादा काम आते हैं। एक और अनसेड रूल ये है कि डेट सिर्फ नंबर्स का बोझ नहीं होता, ये मेंटल स्पेस भी खा जाता है। और कभी कभी कम रिटर्न के बदले पीस खरीदना हाई रिटर्न से ज्यादा समझदारी होती है। टेक्स्ट बुक्स आपको बताएंगे कि लेवरेज पावरफुल है, लेकिन वे ये नहीं बताएंगे कि लेवरेज एंजाइटी भी लाता है। इसी तरह सेविंग्स सिर्फ फ्यूचर का प्लान नहीं होती, सेविंग्स प्रेजेंट की शांति भी होती है। जब आपके पास कुशन होता है तो आप बेहतर डिसीजंस लेते हैं, डेस्परेशन में नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल ये भी है कि सिंप्लिसिटी अंडररेटेड होती है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज ईगो को सेटिस्फाई करती है, सिंपल सिस्टम्स लाइफ को स्मूथ बनाते हैं, और स्मूथ लाइफ लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रोडक्टिव होती है। टेक्स्ट बुक्स अक्सर एवरेजेस की बात करते हैं, लेकिन आपकी लाइफ एवरेज नहीं है। इसलिए आपको अपने मनी रूल्स खुद लिखने पड़ते हैं, ऐसे रूल्स जिन्हें आप समझ सकें, फॉलो कर सकें और स्ट्रेस के समय भी न तोड़ें। जब आप अपने पर्सनल मनी रूल्स बना लेते हैं तो बाहर का नॉइज धीरे धीरे कम असर करने लगता है। आप हर नए ट्रेंड पर रिएक्ट करना बंद कर देते हैं, आप कंपैरिजन के जाल से बाहर आने लगते हैं, और आपको पहली बार यह महसूस होता है कि पैसा कोई पजल नहीं है जिसे सॉल्व करना है। पैसा एक टूल है जिसे अपने स्वभाव के अनुसार इस्तेमाल करना है, और यही अंडरस्टैंडिंग आपको फाइनेंशियल केओस से फाइनेंशियल क्लैरिटी की तरफ ले जाती है। चैप्टर 11, पैसा कमाने से पहले पैसा संभालना सीखना। अगर आपने इस पूरी ऑडियो बुक को यहां तक सुना है तो शायद आपके भीतर कुछ हल्का हुआ होगा, जैसे पैसे को लेकर जो बोझ सालों से दिमाग में बैठा था वो थोड़ा ढीला पड़ा हो। और यही इस किताब का असली उद्देश्य है, क्योंकि पैसा आपको तेज नहीं बनाता, पैसा आपको स्थिर बनाता है, और स्थिरता के बिना कोई भी ग्रोथ टिक नहीं सकती। इस चैप्टर में सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पैसा कमाने से पहले पैसा संभालना क्यों जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोग उसी बाल्टी में ज्यादा पानी भरने की कोशिश करते हैं जिसमें पहले से छेद होते हैं, और फिर हैरान होते हैं कि मेहनत के बावजूद कुछ बच क्यों नहीं रहा। पैसा संभालने का मतलब बजटिंग का बोझ नहीं है, पैसा संभालने का मतलब अवेयरनेस है, ये जानना कि आपका पैसा कहां जाता है और क्यों जाता है। जब आप ये क्लैरिटी पा लेते हैं तो गिल्ट अपने आप कम हो जाता है, और गिल्ट के बिना चेंज करना आसान हो जाता है। अगर आप इस फिलॉसफी को प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहते हैं तो अगले 7 से 10 दिन सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए रखिए, कोई ड्रास्टिक चेंज मत कीजिए। बस देखिए कि आप पैसा किन इमोशंस में खर्च करते हैं, स्ट्रेस में, बॉर्डम में, कंपैरिजन में या कन्वीनियंस में। यही ऑब्जर्वेशन आपकी सबसे बड़ी टीचर बनेगी। अगले कुछ दिनों में यह डिसाइड कीजिए कि आपके लिए काफी क्या है, कोई नंबर नहीं बल्कि एक फीलिंग जहां आपकी जरूरतें पूरी हों और मन हर समय दौड़ में न हो। इसके बाद एक सिंपल सिस्टम बनाइए, ऐसा सिस्टम जो परफेक्ट ना हो लेकिन रिपीटेबल हो, जिसमें सेविंग ऑटोमेटिक हो, खर्च कॉन्शियस हो और फ्यूचर के लिए थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बची रहे। कॉमन मिस्टेक यही होती है कि लोग एक झटके में सब कुछ बदलना चाहते हैं और फिर कुछ हफ्तों में थक जाते हैं। इसलिए रीसेट गिल्ट के साथ नहीं, जेंटलनेस के साथ होना चाहिए। अगर कभी आप पुराने पैटर्न में लौट भी जाते हैं तो खुद को फेलियर मत मानिए, बस वहीं से फिर शुरू कर दीजिए, क्योंकि फाइनेंशियल मैच्योरिटी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इस पूरी ऑडियो बुक का सार यही है कि पैसा आपको इंप्रेस करने के लिए नहीं है, पैसा आपको प्रोटेक्ट करने के लिए है, पैसा आपको फ्रीडम देने के लिए है, न कि प्रेशर। और जब आप इस माइंडसेट के साथ पैसा संभालना सीख जाते हैं तब पैसा कमाना अपने आप ज्यादा मीनिंगफुल हो जाता है, क्योंकि तब पैसा आपकी जिंदगी को चला नहीं रहा होता, आप अपनी जिंदगी को चला रहे होते हैं। इस पूरी ऑडियो बुक को अपना समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर सुनते हुए आपके मन में कोई रियलाइजेशन, कोई फीलिंग या कोई थॉट आया हो तो उसे कमेंट में जरूर साझा कीजिए। आपकी बात किसी और की भी मदद कर सकती है।
अगर आपको लगा कि ये ऑडियो बुक किसी ऐसे इंसान के काम आ सकती है जो पैसे को लेकर उलझन में है, तो इसे शेयर करना एक छोटी लेकिन मीनिंगफुल मदद होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही शांत, गहरी और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स आप तक पहुंचती रहें। और जब भी मन दोबारा क्लैरिटी ढूंढे, आप फिर लौट सकते हैं यहीं नेक्स्ट आजादी ऑडियो बुक चैनल पर। आपका समय, आपका ध्यान बहुत कीमती है। धन्यवाद।